start? Shall I start? मैं start करूँ फिर? Yes, yes. ओके नाइस थैंक यू बहुत अच्छा। अभी मैंने जो प्लान देखा जो हेमंता जी और विजय मैम ने बताया, रियली वेरी नाइस। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को उन्होंने यहाँ पे रखा है, वेरी फैंटास्टिक और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में जो मोटिवेशन लेवल है ये जरूर से हाई होना चाहिए, एक्साइटमेंट हाई होना चाहिए। और जब प्रोडक्ट इतने शानदार हो, इतने सारी अच्छी चीज़ों, इतना बढ़िया एसोसिएशन हो, तो निश्चित तौर पे एक्साइटमेंट है वो बने रहना स्वाभाविक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज के इस प्रोग्राम में मुझे बताया गया कि कुछ कुछ विशेष जानकारी प्रस्तुत की जानी है, तो हमने आज के इस प्रोग्राम में कुछ एडवांस टॉपिक को रखा है, कुछ डिफरेंट टॉपिक को रखा है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए, क्या बच्चे क्या बूढ़े। एक ऐसा टॉपिक जो सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें इसकी समझ बढ़े और सपोर्ट मिलता है। तो डाइजेशन को वैसे क्या हमने यहाँ पे बातचीत करने का सोचा है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और हमारी कोशिश होगी कि कुछ समय में ही, कम समय में ही, आपको जो डाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बताया जाए, जो भी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड सपोर्ट है वो आप सही प्रकार से जान सके। तो अक्सर मैं ये कहता हूँ डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि आप वैसे ही होते हैं जैसा आप खाते हैं, आप वैसे ही होते हैं जैसा आप खाते हैं। सही भी है, क्योंकि हम जो भी हमें शक्तियां मिलती है सोचने की, समझने की, काम करने की, ये सभी हमारे भोजन से ही मिलती है। सोचिए अगर पूरा एक दिन भोजन ना मिले तो क्या होगा, 2 दिन ना मिले, तीसरे दिन चौथे दिन तो सोचने समझने और कुछ काम करने की शक्ति नहीं रह जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ऐड करना होगा, आप यू आर व्हाट यू ईट, ये तो सही है, लेकिन यू आर व्हाट यू ईट, ठीक है, एंड यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो यू आर व्हाट यू ईट एंड डाइजेस्ट, यू आर व्हाट यू ईट एंड डाइजेस्ट। तो जो आप खाएंगे और डाइजेस्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप कितने हेल्दी बने रहेंगे। तो न्यूट्रिशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अक्सर हम हेल्थ के बारे में बातचीत क्या करते हैं, इजंट इट? और बचपन में भी बहुत सारे पाठ्यक्रम में हमें पढ़ाया गया है कि हेल्दी अगर रहना है तो सही न्यूट्रिशन चाहिए हमें, और सही न्यूट्रिशन के लिए विभिन्न प्रकार के फल सब्जियां, इनका सेवन करना चाहिए। बहुत सारे विटामिन है, मिनरल्स है, मैक्रोन्यूट्रेंट्स के लिए कई प्रकार के सब्जियां, फल, कंदमूल और जो भी हो सकता है, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, चाहे वो एनिमल सोर्स हो, नॉन वेज सोर्स हो, वेज सोर्स हो, सभी को जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए। लेकिन क्योंकि जो भोजन में मौजूद पोषक तत्व है ये हमें सारी शक्तियां उपलब्ध कराएगा आज के लिए भी और कल के लिए भी। पर ये जो न्यूट्रिशन हमें फूड से मिलता है इसका हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ से इंटीग्रल रिलेशन है, एक बेहतर रिलेशन है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा डाइजेशन को समझ लेते हैं। हमारे प्रोडक्ट जो है न्यूट्राइट में वो डाइजेशन को किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, हम जानने के लिए थोड़ा सा डाइजेशन को समझना होगा बेहतर तरीके से। क्या आप में से कुछ लोग चैट विंडो में टाइप करके बता सकते हैं व्हाट इज डाइजेशन? शॉर्ट में, बहुत ज्यादा नहीं। हमारी कोशिश होगी बहुत ही कम समय में आज के प्रोग्राम को रैप अप किया जा सके। तो थोड़ा सा पर जरूरी होता है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो जानते हैं, थोड़ा सा हमारे साथ आकर बताएं। तो सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे है, डाइजेशन ऐसा सच होता क्या है? डाइजेशन में क्या होता है? सिंपल सा, व्हाट इज डाइजेशन? तो जो भी आपको लगता है, जो आप चाहते हैं यहाँ पे हमें बताना। ओके, तो डाइजेशन यानी कि मेटाबोलाइजिंग ऑल दी न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन खाते हैं उसको मेटाबॉलिक जो फंक्शन होता है। ओके फाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, मिनरल एटसेट्रा, प्रोटीन। सो गुड, वेरी नाइस। ओके नाइस, तो जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है। तो डाइजेशन इज व्हाट? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन complex insoluble molecules of food into smaller, simpler molecules which can be readily absorbed by the body। सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा डाइजेशन में होता क्या है। जो भी आप खाते हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट होता है ये कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स में होता है, स्पेशली मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो डाइजेशन के थ्रू इसको सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि शरीर जो है इसको सही प्रकार से एब्जॉर्ब कर सके। वेल डन, बहुत ही नाइस तरीके से आप सभी ने यहाँ पे बताया है। तो डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है फूड में उपलब्ध है वो उसे
सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है और ताकि शरीर उसको सही प्रकार से एब्जॉर्ब कर ले। तो एज सच डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी डाइजेशन के लिए हमारे पास कंप्लीट एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिस्टम मतलब क्या हुआ, जैसे कि होता ना, सिस्टम मतलब जहां पे एक साथ कई सारे ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका जो कंप्यूटर होता है, अभी तो लैपटॉप का समय है, पर जब कंप्यूटर होता है यानी जो डेस्कटॉप होता है, तो डेस्कटॉप के साथ यूपीएस भी चाहिए और माउस भी चाहिए और उसके लिए कीबोर्ड भी चाहिए, तब जाकर के पूरा सिस्टम जो वर्क करता है। उसी प्रकार से डाइजेशन के लिए डिफरेंट तरह के जो ऑर्गन है वो मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, बिल्कुल सही। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं थोड़ा हम समझ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ये बना होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, जिसको हम जीआई ट्रैक्ट कहते हैं, जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसमें कि लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, इसके साथ साथ कुछ हॉलो ऑर्गन होते हैं जो कि लॉन्ग ट्विस्टिंग ट्यूब से जुड़े होते हैं, माउथ टू एनस, मुंह से लेकर के, मैं यहाँ पे ये पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ, ओके, ये पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ, ये मुंह से लेकर के जो एनस तक ये जो हॉलो ट्विस्टेड ट्यूब होता है, हॉलो मतलब कि जो खोखला है, हॉलो ट्यूब है और नली के समान है, ये जुड़ा होता है, तो ये होता है जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट हो गया हॉलो, और इसके साथ कुछ सॉलिड ऑर्गन होता है जिसमें शामिल है लीवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर। तो अगर हम सभी के बारे में बात करें तो हॉलो ट्यूब यानी कि जीआई ट्रैक्ट और सॉलिड यानी कि लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर मिल करके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बताया है मौत कहाँ पे है, ये है फेरेंक्स, ये है एसोफेगस जो फूड पाइप है, ये है स्टमक, ओके, नीचे थोड़ा सा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और देन लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है रेक्टम। तो इस तरह से ये सारे ऑर्गन मिलकर के काम करते हैं। याद रहे, एक है जीआई ट्रैक्ट जो कि ट्यूब विद इन अ ट्यूब है, जो हॉलो है, जो ट्विस्टिंग है, इस तरह से पूरा ये जो ट्यूब है, और ये जो सॉलिड ऑर्गन है जिसमें कि और भी कई सारे ऑर्गन होते हैं, जिसमें कि लीवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर है। फाइन। अब यहाँ पे एक चीज और है ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना, डाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई डाइजेशन इंपॉर्टेंट, आपको क्या लगता है डाइजेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, डाइजेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल सही, यहाँ पे यू नो मैं चैट विंडो में पाचन क्रिया का डेफिनेशन देख रहा हूँ, जो भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित किया जाता है। सिंपल है, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही तो ये डाइजेशन है। पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, डाइजेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या होगा अगर डाइजेशन सही नहीं होगा, क्या होगा डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, क्यों ये जरूरी माना जाता है ओवरऑल हेल्थ के लिए। हालांकि हमने यहाँ पे बताया है थोड़ा सा इसके बारे में, आइडिया दिया है, पर थोड़ा सा आप बताइए चैट विंडो में टाइप करके आपको क्या लगता है, व्हाई डाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, व्हाई डाइजेशन इज सो इम्पोर्टेंट। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा बताना तो बताइए यहाँ पे चैट विंडो में शेयर करके। एनी वन ऑफ यू, फिलहाल मैं आपको जो एक आयुर्वेद में, यानी आयुर्वेद के विषय में जब पढ़ाई होती है तो अष्टांग आयुर्वेद में एक श्लोक है कि सर्वदा रोगो मंद अग्नि भवती, सर्वदा रोगो मंद अग्नि भवती, यानी अग्नि, ये जो जाठर अग्नि है, ये अगर मंद पड़ जाए, यानी डाइजेशन अगर कमजोर पड़ जाए तो सारे बीमारियों का रास्ता खुल जाता है। सर्वदा रोगो मंद अग्नि भवती, ओके। तो डाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन से ही एनर्जी मिलती है, ओके फाइन, बिल्कुल सही। और क्या होता है, डाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या हो अगर डाइजेशन गड़बड़ हो, सही नहीं हो तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। फाइन। तो सेल फॉर्मेशन में भी डाइजेशन को सही होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि डाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। डाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट चाहिए, सिंपल, हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट चाहिए हमारे फूड से, ठीक है, फूड एंड ड्रिंक टू वर्क प्रॉपर्ली एंड स्टे हेल्दी। अब फूड में जो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, अब ये जो न्यूट्रिएंट है, ये अगर हमें इसका सही इस्तेमाल चाहिए तो उसका सही से डाइजेशन भी होना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम के थ्रू ही ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स वाले न्यूट्रिएंट है, जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये टूटेंगे और टूट करके जब ये शरीर में एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब होकर ये हमारे कोशिकाओं तक पहुंचेंगे, तब जाकर कोशिकाओं में एनर्जी रिलीज होगी। मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, जो हम खाते हैं, है ना,
जैसा मान लिया कि हमने कुछ खाया, रोटी खाई, तो रोटी से हमें ऊर्जा मिलेगी, रोटी से हम चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, क्योंकि हमें एनर्जी मिल रही है। तो क्या ये रोटी सीधा हमारे हाथों में पहुंच जाता है जिससे ऊर्जा मिल जाती है, या पैरों में पहुंच जाता है? नो, रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है इसका ब्रेकडाउन होगा थ्रू डाइजेशन, और जब ब्रेकडाउन होकर के इसमें मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाकर के हमारी कोशिकाओं तक पहुंचेगा, और कोशिकाओं से यानी रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन मिला, ग्लूकोज मिला थ्रू डाइजेशन, तब जाकर के एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी हमारे काम में आएगी। उसी प्रकार से प्रोटीन ब्रेक होकर के अमीनो एसिड बनेगा और फैट ब्रेक होकर के कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो इस तरह से डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और अगर डाइजेशन सही नहीं है तो ना तो कार्बोहाइड्रेट से शुगर में कन्वर्शन हो पाएगा और ये शुगर हमारे शरीर को प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, तो हमारे ऑर्गन को ताकत ही नहीं मिला, उसको जरूरी न्यूट्रिएंट मिला ही नहीं। हमारे ऑर्गन्स को यानी हमारे कोशिकाओं को प्रोटीन चाहिए, नहीं मिला, डाइजेशन सही नहीं है, तो ये भूखा रह गया हमारा ऑर्गन, जिसको हम हिडन हंगर कहते हैं। तो उसी प्रकार से डाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ठीक है, डाइजेशन में क्या क्या स्टेप होता है, डाइजेशन में क्या क्या होता है। तो डाइजेशन जैसा हमें पता है कि मुंह से शुरू हो जाता है, इंजेशन, हमने कुछ खाया मुंह में रखा, इंजेशन, इंजेशन में है ना, फूड को हमने मुंह में रखा और मुंह से डाइजेशन शुरू हुआ, क्योंकि फूड स्टार्ट्स टू मूव थ्रू योर जीआई ट्रैक्ट जब आप खाते हैं। तो जब आप सैलो करते हैं, आपका टंग जो है वो फूड को थ्रोट में पुश करता है, ठीक है, और यहां से फूड जो है वो माउथ से एसोफेगस में पहुंचता है। तो पहला क्या हुआ, इंजेशन। अब एसोफेगस से, ये देखिए, एसोफेगस से फूड जो है वो ट्रैवल करता है, या ट्रैवल कर रहा है, और ये आया स्टमक में। तो एसोफेगस में पहुंचा, एसोफेगस मतलब ये एक नली नहीं है, यानी एक ऐसा नहीं है कि एक छोर से फूड गया दूसरे छोर से निकल गया, ये एक कह सकते हैं कि रिंग लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो थ्रू पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी कंट्रोल्ड वे में मसल्स इसको नीचे धीरे धीरे नीचे की ओर ढकेलता है, यानी ऐसा नहीं कि खाया और ध्यान से नीचे आ गया, धीरे 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 मसल्स को पुश करता जाता है, और ये एसोफेगस यानी फूड जो पाइप है वो फूड उसमें जो मौजूद है वो हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक से यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस कहां से शुरू हुआ, मुंह से ही, इंजेक्शन करते के साथ ही डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया, स्टमक में आया, और स्टमक में आकर के, ठीक है, स्टमक में जब फूड आया तो स्टमक में जो मसल्स है, स्टमक के जो मसल्स है, उस फूड में लिक्विड और डाइजेस्टिव जूस के साथ यहाँ पे मिक्स हो जाता है, यानी फूड को कई सारे डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स कर दिया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हो जाता है यहाँ पे, ताकि जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो नष्ट हो जाए, फर्दर इसका डाइजेशन हुआ, और यहां से फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मसल्स है, ये फूड में डाइजेस्टिव जूस जो कि पेनक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइन से मिलेगा, उसको वो मिक्स कर देता है और फिर इसको फर्दर डाइजेशन के लिए मूव करा देता है। तो हुआ ये कि फूड जो आपने खाया, ये इंजेशन हुआ, फिर इसका डाइजेशन शुरू हुआ, जब ये स्टमक में आया, स्टमक ने इसको पुश करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो कि लीवर, पेनक्रियास और खुद इंटेस्टाइन तैयार किया है वो यहाँ पे मिक्स कर देता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है, और डाइजेशन जब हो जाता है तब तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ये है एब्जॉर्प्शन। ये इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है ये हमारे ब्लड में पहुंचता है, कैसे, थ्रू विलाई, यानी हमारे इंटेस्टाइन के इनर वॉल में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है या स्ट्रक्चर है कहें जिसको, जहां पे कैपिलरीज होता है। तो यहाँ से फूड कैपिलरीज में मिक्स हुआ और कैपिलरी से ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ब्लड स्ट्रीम से हमारे कोशिकाओं में पहुंच गया। तो फूड जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, और जब फूड एब्जॉर्ब हो गया तो ये ब्लड स्ट्रीम में गया, और ब्लड स्ट्रीम में जाकर के अब ये चला जाएगा हमारे कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं में जाकर क्या होगा, कोशिकाओं में जाकर उस फूड से एनर्जी मिलेगी, या ऑर्गन अपना काम सही प्रकार से कर पाएंगे, जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो सही से हो पाएगा। तो प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द एब्जॉर्ब फूड इनटू द ब्लड, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ये एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी ये जो फूड था जो हमने खाया था, जिसमें प्रोटीन भी था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, जिसमें फैट भी था, जो जरूरी था, हमारे शरीर ने हमारे डाइजेशन के थ्रू इसका ब्रेकडाउन हुआ, और फिर ये इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, फिर ये असाइमिलेशन हुआ इसका, क्योंकि हमारे कोशिकाओं तक पहुंच गया है अपना काम करने के लिए, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, और जो बचा कुचा फूड है
जो बचा कुचा फूड है हमारे स्टमक में, ये चला जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी जो वेस्ट फूड है। और ये वेस्ट फूड जो है वो, उसका क्या होता है, यहां से फूड जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो वेस्ट बनकर बाहर निकल जाता है। यहाँ से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। वो जो नॉन एब्जॉर्ब फूड है वो शरीर से थ्रू इजेशन बाहर हो जाएगा। इजेशन बाहर हो गया, ठीक है, इस तरह से बाहर हो गया। तो कैसे हुआ, मुंह से क्या हुआ, इंजेशन, फिर इसका डाइजेशन हुआ, स्टमक किया, स्मॉल इंटेस्टाइन किया, पेनक्रियास मिल करके, लीवर मिल करके इसको डाइजेशन किया, और फिर इसका एब्जॉर्प्शन हुआ जो हमारी कोशिकाओं में हुआ। फिर इसका ये हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ इंटेस्टाइन में, और फिर ये हमारे कोशिकाओं तक पहुंचा, इसका असाइमुलेशन हुआ, और फिर जो बचा कुचा फूड है, जो नॉन एब्जॉर्ब फूड है, जो वेस्टेज है, वो शरीर से बाहर निकल गया। अब ये देखिए मैं क्यों बता रहा हूं आपको, है ना, ये मैं क्यों बता रहा हूं, हमें तो प्रोडक्ट के बारे में जानना है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि डाइजेशन सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए कई सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, और बहुत बारीकी से यहाँ पे एक एक चीज का इस्तेमाल होता है। कई सारे ऑर्गन है, ठीक है, कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यानी यहाँ पे एसोफेगस भी है, माउथ भी है, स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, रेक्टम भी है, एनस भी है, गॉल ब्लैडर भी है, पेनक्रियास भी है, इतनी सारी चीजें हैं। कहीं कोई ऑर्गन में अगर गड़बड़ हुई, कुछ भी अगर गड़बड़ है, या ये जो जीआई मूवमेंट है, ये फूड का मूवमेंट सही से नहीं हो रहा है, या स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो ठीक से फूड को डाइजेशन नहीं कर पा रहा है, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या असिमिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर न्यूट्रिएंट शरीर को प्राप्त नहीं होगा। शरीर को जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो ठीक से प्राप्त नहीं होगी। याद रहे, अगर डाइजेशन सही नहीं है, अगर डाइजेशन सही नहीं है, तो किसी को भी कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है। यानी कोई भी ऑर्गन डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका जो शरीर का ऑर्गन है वो इसी इंतजार में बैठा है। जब आप खाते हो ना, जब आप खाते हो, तो आपका जो शरीर का ऑर्गन है वो इसी इंतजार में बैठा है कि अब मुझे मेरे जरूरत का न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा मेरे को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। मतलब ये कि एक तो आपको भूख लगी, आपने खाया, पेट भर करके खा लिया, ठीक है। अब उसमें जो खाया उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स के कोशिकाओं तक पहुंचेगा, और हमारा ऑर्गन जो ठीक से वर्क करेगा। अब इंसान में तो बैठा है, उसको आपने दिया नहीं ठीक सही से, अधूरा दिया, नहीं दिया, जंक फूड दे दिया, अनसन चीज दे दी, जो खाना सही नहीं होता है, तो क्या होगा, हमारा ऑर्गन भूखा का भूखा रह जाएगा, जिसको हम हिडन हंगर कहते हैं। और ये हिडन हंगर शरीर के किसी भी ऑर्गन में, ये अगर हिडन हंगर है, तो कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ये अपना काम सही से नहीं कर सकता है, और इसलिए कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लीवर रिलेटेड हो, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो, चाहे वो लंग रिलेटेड हो, चाहे वो किडनी रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो थायराइड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर डाइजेशन सही नहीं है। इसलिए हेल्दी रहने के लिए जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि हम किसी प्रकार से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखें। तो कैसे रखेंगे, क्या ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है इंडाइजेशन? नो। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कहता है कि 10 में से 5 जो ग्लोबल डिजीज होता है, उसमें जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, और 5वां है इनसफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। क्योंकि हम भारतीय फल सब्जियों का सेवन कम करते हैं और फाइबर वाली चीजें कम खाते हैं। आज से 50-60 साल पहले लोगों का खान पान सही था, एटलीस्ट जो फल सब्जियां खाते थे, उनको फ्रेश फूड मिल जाता था बिना केमिकल वाले इस्तेमाल के। अच्छा, हमारे यहाँ आज के समय में तो केमिकल वाला फूड मिलता ही है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वाला फूड तो मिलता ही है। दूसरी ओर जंक फूड और तली हुई चीजें और भुनी हुई चीजें और ये कई तरह के जो कि अनवांटेड है, जो सही नहीं है, जिसको जंक नाम ही दिया गया है, उसका हम सेवन कर रहे हैं। तो सोचिए हमारे डाइजेशन का क्या होगा। तो फिर क्या करना चाहिए, याद रहे, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जितना सही डाइजेशन होगा, उतना न्यूट्रिएंट्स का जो भी आप खाएंगे उसका सही प्रकार से शरीर इसका यूटिलाइज कर पाएगा। यानी एक और तो आपने बहुत अच्छी चीजें खाई, ये भी खाया, वो भी खाया, वो भी खाया, हेल्थ के लिए खाया, सप्लीमेंट खाया, कुछ भी खाया, पर ये इसका एब्जॉर्प्शन ही सही नहीं हुआ, इसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो बेकार चला गया। तो इसका एब्जॉर्प्शन सही करना है, इसका यूटिलाइजेशन सही करना है, तो डाइजेशन पर ध्यान देना है। और पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस बॉडी पार्ट, क्योंकि होगा ही होगा, अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिला तो शरीर का कोई भी ऑर्गन, शरीर का कोई भी पार्ट, ड्यू टू पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम में घिर जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अनहेल्दी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इंडिया में, जो रिपोर्ट कहता है कि 65% लोगों में जिसको अनहेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनको डिस्कम्फर्ट फील होता है,
थकान महसूस होती है और उनका स्किन प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे स्किन का प्रॉब्लम केवल स्किन का प्रोडक्ट लगा लेने से और न्यूट्रिशन खा लेने से काम बन जाएगा, तो नहीं है, आपको डाइजेशन पर भी ध्यान देना होगा। यस, क्योंकि 51% पीपल से कि जिनको अनडाइजेशन है, ठीक है, जिनको इंडाइजेशन है, जिनको अनहेल्दी डाइजेशन होता है, वो कहते हैं कि वो लेस अट्रैक्टिव दिखते हैं। 25% लोगों को इरिटेशन होता है, इरिटेबिलिटी होता है, चिड़चिड़ापन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी तो क्या होगा, सोचिए आप प्लान कर रहे हैं कि आपको कहीं जाना है पार्टी में, ठीक है, पार्टी में जाना है और काफी दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं और पेट गर्म हो गई, तो क्या होगा, सारा केक आए पर पानी, क्योंकि पूरे दिन दिमाग कहीं और रहेगा और उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या चाहिए, हमें अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए गुड डाइजेस्टिव सिस्टम और हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को इंश्योर करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, करेंगे विद दी फॉरगेटन न्यूट्रिएंट, एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो भूला बिसरा कहलाता है, जिसको लोग भूल जाते हैं। क्योंकि हमें अगर न्यूट्रिशन का नाम लेने को कहा जाए, किसी बच्चे से भी पूछे न्यूट्रिशन का नाम लेने को कहें, तो विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का नाम याद आ जाएगा, लेकिन फाइबर का नाम जनरली नहीं आता है, इसलिए इसे फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट कहते हैं। शायद इसलिए, जैसा मैं फिर से कहूंगा, शायद इसलिए कि पहले के समय में लोगों को फाइबर की हो सकता उतनी जरूरत ना पड़ती हो, क्योंकि फल फूल लोग खा लेते थे। खाना है वो जंक फूड और वो बर्गर और पिज्जा और ये फिर वो नूडल्स और ये कई तरह की चीजें, क्योंकि लोग आउटिंग पे जाते तो ये सारी चीजें खाते हैं, मैदे वाली चीजें, और तो धीरे धीरे खान पान से फाइबर कम होता गया, फाइबर कम होता गया, हम ऐसी चीजें खाने लगे जिसमें फाइबर कम है। तो एक और हमारा शरीर फाइबर की कमी झेल रहा है, दूसरा शरीर फाइबर की डिमांड बढ़ा रहा है कि भाई आप डाइजेशन को सही करो, कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो फाइबर इंपॉर्टेंट है, और मैं फाइबर को उस तरह से कहता हूं, जैसे मान लेते हैं कि ट्रैफिक है, जैसे ट्रैफिक सिस्टम है, तो ट्रैफिक सिस्टम में मान लेते हैं कि आप घर से निकले और आपको लंबी दूरी कर करके आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और सारे ट्रैफिक कंट्रोलर गायब हो जाए, नो कंट्रोलर एट ऑल, नो कंट्रोलर एट ऑल, कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो क्या होगा, आप सही से पहुंच पाएंगे अपनी जगह पर? क्या धक्का मुक्की और वो नहीं होगा? होगा ना। उसी प्रकार से हमने फूड खाया और अगर उस फूड में फाइबर नहीं है तो ये फूड ठीक से मूव नहीं करेगा, ठीक से इजेशन और एब्जॉर्प्शन असाइमिलेशन में प्रॉब्लम होगी। सबको स्मूथ करना है तो हमें चाहिए फाइबर। तो फाइबर एक सॉल्युबल फाइबर, वाटर सॉल्युबल फाइबर है। इसका काम क्या है, सबसे पहले तो ये क्या करता है कि जैसे ही आप फूड स्टमक में डालें, यानी मुंह में रखा आपने, आप देखा ना वो हमने जो आपको दिखाया था शुरुआत में ही कि इजेशन में, ठीक है, इंजेशन में जैसे ही आपने मुंह में फूड रखा, ये फूड जो है वो धीरे धीरे एसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक में फूड जब तक है तब तक तो भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें जो है वो मिक्स हो रही होती हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस, फिर वहां से फूड जो है वो काइम बनेगा और वहां से धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव करेगा। यानी एक समय आएगा जब स्टमक खाली हो जाएगा, जैसे ही खाली हुआ, भूख लग गया, पेट खाली है, भूख लग गई, तो फाइबर क्या करेगा, उस ग्लूकोज उस स्टमक को फिल करेगा, क्योंकि फाइबर का काम ही है बांध देना, ताकि जो गैप बना हुआ है, जो पेट में गैप है, उसको भर दे और फूड को धीरे धीरे नीचे आने देता है। मतलब ये कि स्टमक टाइम को, स्टमक एम्प्टी टाइम को बढ़ा देता है। तो अगर 1 घंटे में स्टमक खाली हो रहा है तो 1.5 घंटा हो जाएगा, एग्जाम्पल में ले रहा हूं, 2 घंटा लग जाएगा, यानी फूड ज्यादातर देर तक स्टमक में है, धीरे धीरे स्टमक एम्प्टी हो रहा है, तो जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है वो स्लो होगा। तो इससे फायदा क्या होगा, जिनको डाइजेशन, जिनको डायबिटीज का खतरा है, जो चाहते हैं कि ज्यादा ग्लूकोज ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा ग्लूकोज बनेगा उतना ज्यादा मोटापा का खतरा बनेगा, याद रहे, उतना बना उतना ज्यादा मोटापे का खतरा बनेगा, राइट। और तो मोटापा कम होगा क्योंकि ग्लूकोज कम बन रहा है, भूख कम लग रही है, और ओवरऑल जो ग्लूकोज हेल्थ है वो भी बेहतर हो रहा है। और क्या हो रहा है, तो ये देखिए आपने, मोटापा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो रही है, अच्छा हार्ट भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, इससे पहले कि वो इंटेस्टाइन में थ्रू विलाई एब्जॉर्ब हो जाए और असाइमिलेशन के लिए चला जाए, वो इसको इंट्रैप्ट करके शरीर से बाहर कर देता है।
तो हार्ट के लिए अच्छा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, वेट को मैनेज करता है, और ये ग्लूकोज को सही रखता है, ग्लूकोज हेल्थ को सही रखता है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को सही रखता है। देखिए कैसे, क्योंकि ये बॉवल मूवमेंट को बेहतर करता है, टॉक्सिक चीजों को शरीर से बाहर करता है, और गुड जीआई हेल्थ को एंश्योर करता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उसके पॉपुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि, क्योंकि क्या होगा कि कभी जब जब ढेर सारा बैक्टीरिया हो जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में, ढेर सारा बैक्टीरिया, तो फिर ये शरीर क्या करेगा, जो जो बेकार का बैक्टीरिया है, जो अनफ्रेंडली है, तो शरीर इसको बाहर निकालेगा। कैसे? डायरिया के थ्रू, पानी में मिक्स करके इसको निकालेगा, तो शरीर से पानी की डिमांड बढ़ जाएगी, शरीर से पानी लेगा, और डायरिया के थ्रू ये जो बैक्टीरिया वो बाहर निकलेगा, तो शरीर में पानी की कमी होगी, और पानी की कमी से कमजोरी और बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो क्या करना चाहिए हमें? फ्रेंडली बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को बढ़ाना है। फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन को सपोर्ट भी करते हैं। तो फाइबर मेंटेन्स ग्लूकोज, हेल्दी ग्लूकोज लेवल, मेंटेन्स हेल्दी वेट। तो अगर डाइजेशन को सही रखना है, टॉक्सिक चीजों को शरीर से दूर करना है, जीआई मूवमेंट को बेहतर करना है, जीआई ट्रैक्ट को हेल्दी रखना है, और चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो शरीर में सही से एब्जॉर्ब हो जाए, यूटिलाइज हो जाए, तो हमें अपने डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ानी है। याद रहे, टू गेट दी आरडीए, एक पर्सन को कम से कम 500 ग्राम, ठीक है, या सिंपल तरीके से मैं बताना चाहूंगा, तो अगर 1000 कैलोरी अगर आप फूड खाते हैं, तो 14 ग्राम फाइबर कम से कम खाना चाहिए। पर इतना तो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ना फल सब्जियां ना फाइबर वाली चीजें हम खा रहे हैं, बल्कि हमारी डाइट से कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे है फाइबर। तो फाइबर कब लेना चाहिए, चलिए मैं बता देता हूं आपको, आपका क्वेश्चन भी है। 4.5 ग्राम का स्कूप है, जिसको आपको 250 से 350 ml पानी में या जूस में मिक्स करना है। ठीक है, पानी में या जूस में मिक्स करना है, और इसको फूड के बाद लीजिए, 1 चम्मच 1 वीक तक लीजिए, फूड के बाद लीजिए, यानी चाहे तो आप लंच के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद या डिनर के बाद, जो भी आपको लगता है कि मेजर मील है, ले लीजिए। और 1 वीक के बाद आप 2 टाइम इसको ले सकते हैं, सुबह शाम। फूड के बाद लीजिए, फूड के बाद, क्योंकि जो भी फूड आप खाएंगे ये उस फूड को स्टमक में देर तक रखेगा, ग्लूकोज को डिले करेगा, वेट को मैनेज करेगा, हार्ट को हेल्दी रखेगा। तो फूड के बाद फाइबर लीजिए, और 1 वीक तक 1 चम्मच, 1 वीक के बाद 2 चम्मच आपको लेना है। ठीक है, होप यू गॉट इट। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आवर बॉडी में नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ नरिशमेंट विदाउट गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं, ताकि ये आप क्लियर कर सके और आप अपने कस्टमर से बात कर सके, बताएं कि अगर डाइजेशन सही नहीं है तो हमें जो भी पोषक तत्व मिलेगा अपने फूड से या किसी भी चीज से, उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, सही से बेनिफिट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट ये होगा कि कोई भी ऑर्गन कमजोर पड़ सकता है, कोई भी बीमारी आ सकती है। तो डाइजेशन को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, लेकिन इनडाइजेशन, ये जो इनडाइजेशन होता है, ये आजकल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक देखा जा रहा है, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन लोग कम बात करते हैं। ठीक है, एक कहीं पे मैंने पढ़ा था, एक व्हाट्सएप एक मैसेज आया था कि समय की कीमत उनसे पूछिए, समय की कीमत उनसे पूछिए एक व्यक्ति जिसको कॉन्स्टिपेशन है और वो टॉयलेट के अंदर है। एक व्यक्ति जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो टॉयलेट के अंदर है, और एक व्यक्ति जिसको लूज मोशन है वो टॉयलेट के बाहर है। असल में ये टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम इनडाइजेशन का है। तो डाइजेशन को सही रखना है और ऐसे प्रॉब्लम से बचे रहना है, तो हमें अपने सही न्यूट्रिशन के साथ साथ सही डाइजेस्टिव हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो पहला तो क्राइटेरिया ये हो गया कि हम फाइबर इस्तेमाल करेंगे सही से सभी के लिए। याद रहे, जिनको आप पेट गड़बड़ है, इन डाइजेशन है, उन्हें फाइबर इस्तेमाल करना ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चाहते हैं कि उनका डाइजेशन बेहतर बना रहे, सही रहे, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सही से इस्तेमाल होता रहे। क्योंकि आज के हमारे जीवन शैली में, आज के हमारे खान पान में जो इरेटिंग ईटिंग हैबिट है, प्रोसेस फूड का हम इस्तेमाल करते हैं, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, फूड अल्टरेशन है ना, याद है ना, जिस प्रकार का डीएनए में परिवर्तन कर दिया जाता है, बीज में, जो फल सब्जियां खाते हैं ना, उसके बीज में परिवर्तन कर दिया जाता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जो भी आप खाते हैं अनाज या फल सब्जियां, जो भी आप खाते हैं, 42% यू आर ईटिंग नथिंग बट पेस्टिसाइड ओनली। ये कितना डरावना फैक्ट है, पर है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? डाइजेशन इसलिए बद से बदतर होता जा रहा है, ईटिंग फूड अल्टरेशन है, फाइबर की कमी होती जा रही है। तो कैसे हम सही करें? एक तो हो गया फाइबर,
अब हमें एक और चीज है, वो है जिसका सेवन जरूरी है, करना चाहिए, वो है आम्ल की द्वितीयकी हरितकी। एक हर्बल मिक्स बूस्ट गट मोटिलिटी while proactively working on improving the condition of liver and intestine। तो ये लीवर और इंटेस्टाइन के कंडीशन को बेहतर करता है, सही करता है। और एक चीज मैं और कहूंगा कि गर्मी का मौसम है, सभी लोग जरूर से नहाते हैं, रोज नहाते हैं, नहाना भी चाहिए। चलिए एक दो दिन गैप हो जाता है, नो प्रॉब्लम। मान लिया कि आज, माने कि आज तो गर्मी तो थी, लेकिन इतना काम में बिजी थे ना कि बिना नहाए घर से निकल गए, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले दिन नहा लेंगे। तो बाहर तो हमने नहा लिया या मिस आउट कर दिया, लेकिन शरीर के इंटरनल ऑर्गन को हम कैसे क्लियर करेंगे? जो इंटरनल ऑर्गन मीन्स की जो भी टॉक्सिसिटी है हमारे गट में, उसको हम कैसे क्लीन करेंगे? तो क्लीन तो हम बाहर से नहा लिया ओके, पर अंदर से नहाने के लिए, टॉक्सिक चीजों को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए अम्ल की द्वितीयकी हरितकी। याद रहे, सपोर्ट्स डाइजेशन व्हाइल क्लींजिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग योर गट। तो अम्ल की द्वितीयकी हरितकी क्या करता है? ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है, एपेटाइट इंप्रूव करता है, कोलोन हेल्थ को बेहतर करता है, एसिडिटी को कम करता है। आंवला आपने खाया होगा, तो आंवला खाने के बाद आपको कैसा एहसास होता है? चलिए पानी पी लीजिए आंवला खाने के बाद, ठंडा लगेगा ना, ठंड की एहसास, ये इसकी तासीर है, ठंडा का एहसास होता है। ये एसिडिटी को, जो एसिडिटी है उसको ये न्यूट्रल करता है, टॉक्सिक चीजों को शरीर से रिमूव करता है, कोलोन हेल्थ को बेहतर करता है। ठीक है, हाल ही में आपने सुना होगा एक एक्टर है काफी प्रचलित, जिनको कोलोन कैंसर से मृत्यु हुई। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं एग्जैक्टली डाइजेशन से रिलेटेड। एपेटाइट को इम्प्रूव करता है। तो इतने सारे यहाँ पे बेहतर फंक्शन है आम्ल की द्वितीयकी हरितकी, जो आपके डाइजेशन को सही रखता है, और अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो दुरुस्त कर देता है, क्योंकि आपको मिलता है आम्ल की द्वितीयकी हरितकी में फ्रूट पेरिकार्प से लिया हुआ टैनिन, जिसके कारण डाइजेशन का इसका यहाँ पे सपोर्ट है। और आपको अम्ल की द्वितीयकी हरितकी में यानी एवीएच में 30% टैनिन मिल जाता है, और हर एक टैबलेट में आपको 30% टैनिन है। यानी टैबलेट पहला हो या आखिरी, आपको डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए जरूर से इफेक्ट मिलेगा ही। चलिए एक और ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है, और ये है हमारा लीवर। सो लीवर एक लार्ज मिट्टी ऑर्गन है, ठीक है, और ये हमारे पेट के बेली यानी बेली के राइट साइड होता है। 3 पाउंड इसका वजन होता है, ठीक है, मोटा मोटी 3 से 4 kg आप कह सकते हैं, यानी भारी होता है। ओके, किसी किसी का हल्का हो सकता है पर ये रेडिश ब्राउन होता है कलर में, और रबड़ी होता है टच करेंगे तो, ठीक है। बट यू कांट फील द लीवर, क्योंकि ये रिब केज से प्रोटेक्टेड है। आप इसको टच करें ना, तो उसको आप अपने लीवर को टच नहीं कर पाएंगे बाहर से, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। और इसी के यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है अंडर द लीवर, जो कि यू नो तो ये, तो लीवर की बात क्यों हो रही है? बात तो हो रही है डाइजेशन की, क्योंकि लीवर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर दी सपोर्टिंग द डाइजेशन। क्योंकि लीवर अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसके सेल्स रीजनरेट होते हैं, तैयार होते हैं, और स्किन के बाद हमारे शरीर का दूसरा बड़ा ऑर्गन होता है। अगर इंटरनल बात करें तो सबसे बड़ा ऑर्गन है, यानी स्किन तो आउटर है ना, पर इंटरनल बात करें, इंटरनल ऑर्गन में ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। और लीवर का काम होता है शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, क्योंकि जो भी हम खाते हैं, कंज्यूम जो भी हम खाते हैं, पानी पीते हैं, उसमें तमाम अच्छी चीजें नहीं होती, उसमें बुरी चीजें भी होती हैं, बेकार की चीजें भी होती हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दवा हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो उनमें टॉक्सिसिटी को अलग करके सही चीजों को शरीर में प्रवेश करने के लिए लीवर की जरूरत पड़ती है। और लीवर से जो जूसेस वगैरह जो तैयार होते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फर्दर डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। तो लीवर भी इंपॉर्टेंट है, लीवर बेहतर होगा तो डाइजेशन निश्चित तौर पे बेहतर होगा। तो लीवर अगर अनहेल्दी होगा तो क्या होगा? ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, अगर लीवर अगर अनहेल्दी हो जाए तो क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं एक दो, कोई भी टाइप करके चैट विंडो में, आपको जो आपके इंस्टेंट दिमाग में आ रहा है, क्या होगा अगर लीवर डैमेज हो जाए, लीवर अगर सही से काम ना करे, लीवर में सच कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? फाइन। तो लीवर अगर अनहेल्दी है, ठीक है, एक्सट्रीम टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, और भूख नहीं लगेगी तो हमें फिर से न्यूट्रिएंट सही से नहीं प्राप्त होगा, वेट लॉस होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, फील इचिंग स्किन, एनलार्ज लीवर और टेंडर लीवर, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होगा, सो नाइस, आपका पुअर लीवर से हेपेटाइटिस वगैरह हो सकता है, हाई ब्लड शुगर हो सकता है, सो वेल, क्योंकि आपका लीवर ये जो एक्सेस शुगर को
कभी आपने ज्यादा खा लिया, पार्टी वार्टी थी या फिर ऐसे भी, तो फिर एक्सेस ग्लूकोज को ये हमारे लीवर ही जो स्टोर करके रखता है, ताकि जब फूड स्किप हो जाए तो फिर ये रिलीज करे। तो कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, और इसलिए लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना जरूरी है अगर हमें चाहिए कि हम अपने डाइजेशन का ख्याल रखें। तो फिर मिल्क क्रिस्टल प्लस, जो कि हमारे लीवर को सपोर्ट करता है ऑप्टिमली, तो सपोर्ट योर लीवर सो दैट इट कैन सपोर्ट यू। अगर आप अपने लीवर का सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा सपोर्ट कौन करेगा, आपका सपोर्ट कौन करेगा। तो 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे यहाँ पे लीवर के लिए, लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए मिल्क क्रिस्टल प्लस चाहिए। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है, इवन बहुत सारे लोगों को गैस की शिकायत होती है, नेचुरल वी विथ ईस्ट, इसमें कल्टीवेटेड ईस्ट है, खमीर है। और नेचुरल वी, हालांकि ये एनर्जी विटामिन कहा जाता है, पर बी विटामिन फूड से एनर्जी को कन्वर्ट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये गैसवस जो फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करता है, बेटर डाइजेशन इंश्योर करता है, और फूड से जो एनर्जी रहे उसको भी ये लगातार बेहतर करता जाता है। तो इसीलिए एक एनर्जी विटामिन नेचुरल बी विथ ईस्ट होना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो सभी को चाहिए, तो यहाँ पे इसकी मदद होगी। बाकी गार्लिक हार्ट, न्यूट्रालाइट गार्लिक है, वो भी डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद जो एलिसिन है वो भी डाइजेशन के लिए सपोर्टिव है। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट का जिक्र किया जो ओवरऑल हमारे डाइजेशन में सपोर्ट करता है। तो मकसद हमारा ये था, ये जान सके कि डाइजेशन को सही रखना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ये अहम है, और उसके लिए जो भी प्रोडक्ट है उसका हमें इंतजार नहीं करना है कि पहले डाइजेशन खराब होने दो फिर यूज करेंगे। नो, हम अपने डाइजेशन को सही रखेंगे, रखना चाहिए, क्योंकि अगर डाइजेशन सही है तो फिर बाकी चीजें भी ठीक रहेंगी, क्योंकि ये अगर गड़बड़ हुआ तो फिर सब जो ऑर्गन है, सब जो भी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये है नेचुरल बी विथ ईस्ट, फाइबर, अम्ल की विध की हरी तकी, न्यूट्रालाइट गार्लिक, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट है जो हमारे डाइजेशन के लिए बेहतर काम करते हैं। फाइन, सो वी आर मीटिंग यू इन फिजिकल सेशन। हमने यहाँ पे बातचीत की, पर थोड़ा और 1 to 1 बातचीत करके आपके व्यू को समझने के लिए हम रांची में आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो जो लोग रांची से कनेक्टेड है, 7 मई को संडे को 3 बजे हम लोग मिलेंगे JCI हॉल में। होपफुली आपको वो जरूर से समय पर कम्युनिकेशन मिल जाएगा, और हमारी कोशिश होगी इस मंथ फिर से एक बार जो भी जमशेदपुर से जुड़े हैं उनसे भी हम लोग फिजिकली कनेक्ट हों, और बेटर हेल्थ के लिए न्यूट्रालाइट से क्या सपोर्ट है, स्किन न्यूट्रिशन में हमारे 2 ये नए रेंज है, ये क्या खास है, क्या काम करते हैं, ये हम विस्तार से जानेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।